गुजरात की धरती से, तो वहीं हमारे सेना प्रमुख ने भी जो है कुछ ऐसे संदेश दिए हैं जो संदेश अपने आप में कई सारे सवाल के तौर पर भी देखे जा सकते हैं, कुछ संभावनाओं के तौर पर देखे जा सकते हैं, वो क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं। राजनाथ सिंह विजयदशमी के मौके पर गुजरात की धरती पर पहुंचे थे। वहां कक्ष से उन्होंने जो है पाकिस्तान को चेतावनी दी। चेतावनी देने के साथ उन्होंने जिस तरीके की चीजें कही वो अपने आप में हलचल पैदा करती हैं। उसके बाद फिर रही सही कसर पूरी कर दी हमारे भारतीय सेना के जो प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी साहब, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। उन्होंने जो बात कही उसमें साफ तौर पर यह दिखाई दे गया कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। साथ में जब ये दिखने लगा कि क्या कुछ हो रहा है तो फिर ये सवाल भी स्वतः खड़े होने लगे कि आखिर क्यों हो रहा है। बहुत सारी चीजें होने लग गई। खैर जरा जल्दी से मैं आपको जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जो कहा पहले जरा वो सुन लीजिए एक बार कि उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कहा। अब सवाल ये उठता है कि राजनाथ से लेकर के सेना प्रमुख ने ये जो मैसेज दिया वो क्यों दिया, इतना जरूरी मैसेज था क्या ये इस समय पर। मेन स्ट्रीम मीडिया में बाकायदा इसको लेकर के पैकेज चलना शुरू हुए, खबरें दिखाई गई, कहीं पर आधे आधे घंटे की खबरें हुई, कहीं पर एक एक घंटे की जो है वो पैकेज हुआ, फिर उसके बाद डिस्कशन हुआ, डिबेट्स हुआ, बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों को बैठाया गया और ये चला, कई घंटे चला कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे। आप कोई भी जाकर के उसको चेक कर सकता है, बहुत सारे लोगों ने हो सकता है देखा भी होगा। तो ये कितना सामान्य है इस परिस्थिति में। युद्ध की बात क्यों, युद्धोन्माद की बात क्यों, युद्ध इतना जरूरी क्यों भाई, युद्ध से ही क्यों, सेना को लगाने की ही क्या जरूरत है। ये अगर हमें इतिहास भूगोल ही मिटाना है तो हमको सेना की क्यों जरूरत है। हम तो मैच खेल के भी इतिहास भूगोल मिटा सकते हैं पाकिस्तान जैसे देश का, इसमें सेना से बयान दिलाने की क्या जरूरत है। या फिर मान लिया जाए कि जिस तरीके से हमारे जनरल साहब कहे हैं, कल को आकर के क्रिकेटर्स भी यही बयान देंगे कि हम पाकिस्तान का इतिहास भूगोल मिटा देंगे। जी बिल्कुल, देखिए बयानबाजी तो किसी भी तरफ से कुछ भी हो सकती है और इसी बयानबाजी के जरिए ही माहौल बनाया जाता है। लेकिन इस बार ये गौरतलब है कि इस बार माहौल आप ये देखिए गुजरात की तरफ से बनाया जा रहा है। जो सर क्रीक की बात हो रही है, जिसकी जो राजनाथ सिंह जिसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि ये सर क्रीक का डिस्प्यूटेड मामला है और ब्रिटिश पीरियड से है। उस जमाने में भी से ही इसका तरह तरह से संधियां वंधियां और एग्रीमेंट वगैरह होते रहे, लेकिन वो कभी अच्छे से सुलझा नहीं। तो लेकिन आप ये देखिए कि इस बार सरक्रीक यानी कि गुजरात की तरफ युद्ध का रण क्षेत्र होगा अगर ये इनका झगड़ा ये चालू कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, या जो कुछ भी वॉरफेयर होगा। तो अब इसे ये भी कह सकते हैं कि गुजरात के लिए भी माहौल बनाएंगे, एक तीर से दो निशाने। लेकिन जो भी ये कहा जाता है, ये जो बेवजह मतलब इमीडिएट कोई ऐसा कारण नजर नहीं आ रहा है। देखिए आपने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उस टाइम एक कारण था, सीधा सीधा कारण दिख रहा था कि 26 लोगों की हत्याएं कर दी गई खुलेआम दिन दहाड़े, माँ बाप बच्चों के सामने और पत्नियों के सामने गोलियों से भून दिया गया। कारण था कि यस रोष था और पूरा देश उबल रहा था गुस्से में, उसके लिए आपने किया जो भी किया। हालांकि उसमें आपका बिल्कुल बैकफायर किया, मिसफायर किया, रादर बैकफायर नहीं कहूंगी मैं, मिसफायर किया। ये गौर किया आपने कौन कह रहा है मिसफायर किया, यानी मई का जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था भारत ने शुरू किया था उस गुस्से के बाद, लेकिन वो बुरे तरीके से मिसफायर किया और आपने उल्टे अपनी छिछालेदारी करवाई और ऊपर से पाकिस्तान को, अमेरिका को दुश्मन बना दिया उस बैठे ठाले बगैर बात पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है राम प्रकाश जी, मेरे ख्याल दर्शक भी चौंक जाएंगे और पता नहीं, मैं एक ऑकवर्ड सी बात कह रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि मोदी ने ट्रंप को सीज फायर का क्रेडिट नहीं दिया और ट्रंप मोदी जी की पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं और उसकी वजह से इंडिया सफर कर रहा है। तो मोदी जी को नहीं, क्योंकि एक बार डिनाई कर चुके, उन्होंने माना नहीं इमीडिएटली पाकिस्तान की तरह कि सीज फायर हाँ आपने ही करवाया। तो अब क्योंकि 40-50 बार कह चुके हैं ट्रंप और पीछे पड़े हुए हैं, उनका ये कहना है कि जब तक तुम बोलोगे नहीं पाकिस्तान के साथ तुम्हारा मेरा सीज फायर मैंने कहा तब तक तुम्हें इसी तरह परेशान करूंगा मैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी जी एक दूसरा युद्ध छेड़ के और ट्रंप को फिर इन्वाइट करें कि भाई तू अब सीज फायर करवा दे और अब की बार मैं तेरा नाम लूंगा। तो उसके बाद जो ट्रंप की जो प्रचंड और जो वो बने हुए हैं ना वो काल भैरव, वो हो सकता है उसको शांत कराने का एक नया तरीका किसी ने सजेस्ट कराओ कि एक छोटी मोटी स्कर्मिश कर दीजिए और गुजरात के इलाके में कर दीजिए और वहां पे आपको मौका मिलेगा। देखिए इस वक्त तो ट्रंप को नोबेल प्राइज की जो ललक है उसको नॉमिनेट करने का समय बहुत पहले निकल चुका। उसके बाद अगर आप कहें कि अब डिक्लेरेशन हो या 10 तारीख दिसंबर आ रही है, अभी डिक्लेरेशन का टाइम है नोबेल प्राइज के, नोबेल पीस प्राइज के, तो वो तो टाइम अब निकल चुका। अब अगले साल के लिए अभी तो मोदी जी अगर ये सोच रहे हैं कि भाई मैं ये सर फेंक के बहाने झगड़ा करके और इसको एक क्रेडिट दे दूं, तो अभी बहुत टाइम है, थोड़ा रुकना पड़ेगा। उससे पहले अगर गाजा का सेटलमेंट हो जाता है तो फिर मोदी जी की जरूरत है नहीं ट्रंप को। तीसरी बात जो अभी बात इसमें आ रही है पूरे इसमें कि भाई इतिहास भूगोल बदल देंगे, तो भाई पाकिस्तान का इतिहास तो सीधे सीधे हिंदुस्तान का इतिहास है। ये तो पाकिस्तान तो 47 के बाद आया है, 1947 के बाद। तो कौन सा इतिहास बदलेंगे? अपने ही देश का इतिहास बदलेंगे क्या, या अपने ही देश का भूगोल बदलेंगे?
सीधा सीधा आप एक रेटोरिक, मतलब कि आपको बोलना है तो कुछ भी बोलना है कि उन्माद फैले जिससे, लेकिन ये आर्मी चीफ के बारे में बात हो रही है भारत के, वो जो 2.5 फुटिया था। अब जो है वो उन्माद अब नहीं फैल रहा है। ये जो आपने जो फियास्को आपका हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, पब्लिक ने देखा कि किस तरीके से आपने मिस रिपोर्टिंग की, जनता को भरमाए रखा, और उसमें ट्रंप कूद गए। उन्होंने पहले सीज फायर की घोषणा कर दी, सरकार की तरफ से 4 घंटे बाद हो रही है, तो और उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हमने किया, ट्रंप ने नहीं किया। तो जनता को लगा कि युद्ध की आड़ में हमारा बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो उनको सारा खेल समझ में आ गया। और ये जो विमान गिराने वाली बात है, लड़ाकू जहाज, उसने तो पूरी तरीके से कहते हैं ना कि तार तार खंड खंड बिखर गया सारा मोदी जी का ऑरा जो था, कि ना केवल उससे भाग के आए वापस, रणछोड़ बने पाकिस्तान के युद्ध में, उल्टे झूठ भी बोला आके। तो वो चीज जो है जनता को अगर कम से कम सच्चाई बता देते तो शायद इतना एंगर ना होता। अब कोई नहीं मानेगा, अब तो साफ लगेगा कि या तो कोई बिहार का चुनाव के लिए या गुजरात के चुनाव के लिए व्हाटएवर, या ट्रंप को नॉमिनेशन देने के लिए नोबेल पीस प्राइज का एक और कर दे। और अगर आप ये ऐसा सोच रहे हैं, जो कि मेरी कल्पना है, तो ये बहुत बड़ा एक खिलवाड़ हुआ है। ये कौन कह रहा है? ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं मीनू जैन। ये वही हैं जिन्होंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था कि हाँ भारत के जहाज गिरे हैं। मेरे पास मुसद्दका इतलात हैं कि वो वीडियोस भी सामने आई हैं, और ये दी हिंदू में भी काम करती रही हैं। वही अखबार जिसने सबसे पहले कश्मीर के अंदर से जहाज़ गिरने की रिपोर्टिंग की थी। 3 जहाज़ों का जिसने कहा था कि कश्मीर की वादी के मुख्तलिफ एरियाज़ में 3 जहाज़ गिरे हैं, और अब वो 2.5 फुटिया फिर हमें धमकियां दे रहा है। और ख़ुद भारत के एनालिस्ट उसे समझा रहे हैं कि इंसान के बच्चे बनो, पिछली दफ़ा क्या कुछ हुआ हमारे साथ, हम अभी तक वो नहीं भूल रहे। तो पाकिस्तान ने इस बार उतना नहीं, उससे कई गुना ज़्यादा करना। जब तुम्हारे अपने ही एनालिस्ट तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा लें, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि सुलह ही कर लो। ऐसी क्या मजबूरी है कि अपने देश की धरती पर सच नहीं बोला जा सकता है, कोई भी सच? जैसा अभी जिक्र कर रहे थे प्रेम सर कि आखिर खुलासा करने क्यों दूसरी धरती पर जाया जाए? भारत में जब भी जनसभाएं होंगी, रैलियां होंगी, हमारे प्रधानमंत्री पाकिस्तान और आतंकवाद का खूब कनेक्शन लेते बताते हैं, और ये दोनों शब्द खूब इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान का नाम लेते हैं, आतंकवाद से कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जब दूसरे देश में जाते हैं, तमाम अलग अलग बैठकों में जाते हैं, चाहे वो एससीओ की हो चाहे किसी की हो, वहां वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं। तब वो आतंकवाद के समर्थन की सांकेतिक बात करते हैं। हमारे देश का डिफेंस मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेता है, तब वहां पर वो सांकेतिक बात करता है। आखिर ऐसी क्या दिक्कत है, क्या मजबूरी है? क्यों हमारे देश में रहते हुए हमारा प्रधानमंत्री ये बताएगा कि देश की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पर आ गई है, और जैसे ही विदेश में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो कहेंगे नहीं, देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई है। ऐसा क्या हो जाता है भाई? क्यों जो है वहां पर जाकर के वास्तविकता दिखाई दे जाती है? आखिर ये मजबूरियां क्यों? क्या दिक्कत है अपने देश में सच बोलने से? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता क्या बची है। आप क्या बोलते हैं, चाहे देश हो या विदेश, क्या उनके जो भी कथन होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, उसकी कोई विश्वसनीयता है क्या? कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कुछ भी बोलते हैं। तो इसलिए एक नेतृत्व जब इस प्रकार की अविश्वसनीय बातें करने लगे, चाहे वो देश की धरती हो या विदेश की धरती, तो फिर उस पर बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश होती नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं तो वो नैरेटिव सेट होता है, फिर उस पर प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। लेकिन आप तथ्यों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री की भाषा बिल्कुल जो है वो एक प्रकार की ऐसी भाषा है जिसको न तो सुना जा सकता है और न तो फिर सुनने के बाद बर्दाश्त किया जा सकता है। वो परेशानी होने लगती है, मानसिक उत्पीड़न होने लगता है कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन वो लगातार ऐसा कह रहे हैं। और इस देश का बुद्धिजीवी जो है, जो समझता है, वो तो लगातार एक मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहा है कि देश का प्रधानमंत्री किस प्रकार की भाषा बोलता है, किस प्रकार के तथ्यों को रखता है, जो तथ्य है नहीं, ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। भारत के विषय में भी आपने देखा होगा, तो कभी भी तथ्य पे वो बात नहीं करते हैं। अब रही बात पूरे सरकार का मुखिया यदि ऐसा है, तो उसकी विश्वसनीयता क्या है? अब जैसे अभी आप जो बातें करना चाह रहे हैं कि आखिरकार राजनाथ सिंह ने ऐसा क्यों कहा, या जो चीफ ऑफ द आर्मी है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, सवाल ये उठता है कि अभी तो कुछ भी इस प्रकार की घटना भी नहीं हुई है, कोई आतंकवादी घटना भी नहीं हुई है, पाकिस्तान के तरफ से भी कोई बहुत उकसाने वाली बातचीत नहीं हुई, तो अचानक राजनाथ सिंह को ऐसा क्यों लगा, उसी प्रकार से सेना के प्रमुख को ऐसा क्यों लगा? तो ये सवाल है कि देखिए, कहीं न कहीं जो आंतरिक कारण होते हैं, लगातार उस डिबेट को डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की बातें कर दी जाती हैं।
भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सरकार या जो पार्टी के लीडर्स हैं वो इसमें माहिर हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सच के आधार पर वो जनता का दिल जीत नहीं सकते। अब उनका रंग उतर चुका है, उनकी पोल खुल चुकी है, तो उनके पास ऐसा कुछ बचा नहीं है। आर्थिक स्थिति या तमाम स्थिति के बल पर जो है वो जनता को किसी भी प्रकार से दिल उसका जीत नहीं सकते। जीएसटी को भी लेकर के आप देखिए, आपने खुद एक सवाल उठा दिया था, मैं भी उसी सवाल पे कहना। भारतीय 2.5 फुटी आर्मी चीफ ने बयान तो दे दिया कि अब पूरी कौम हमारे पीछे खड़ी होगी, तो ये रही तुम्हारी कौम। ये रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, ये रहे नीचे जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो कि इस वक्त इन्फ्लुएंस करते हैं एक बड़ी आबादी को, एक बड़ी तादाद। यानी पूरे का पूरा वो जो ढिंडोरा पीटा गया कि हम पाकिस्तान से जंग करेंगे, खतरा है हमें, ये है वो है, फलां ढिमकान, 3 धमकियां एक ही दिन में आई। यानी एक स्ट्रेटजी के तहत दी गई कि किसी तरह डरा धमका कर इलेक्शंस पर, जो कि गुजरात में भी होने हैं, बिहार में भी होने हैं, बंगाल में भी होने हैं, उन पर असरअंदाज हो जा सके। वो सारे का सारा बयानिया तो बढ़ गया। यह है हकीकत नरेंद्र मोदी की कि ना तो उसके पीछे अब कौम है, और फौज की हालत तो आपने देख ली जो पाकिस्तान ने उनका हाल किया था, और आगे भी ज़रूरत पड़ी तो इससे बुरा हाल करेंगे। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? आपने भारतीय पॉलिटिकल एनालिस्ट का जो स्टांस है इस सारे मामले पर, खासकर 2.5 फुटिया की धमकियों पर, वो भी सुना। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।